हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो ऐसा टॉपिक है जो हमेशा आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये अभी के एग्ज़ाम में नहीं, हाई स्कूल इंटर के एग्ज़ाम में नहीं, बल्कि आगे चल कर के कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। चाहे जितने भी एग्ज़ाम हो, इन सब में ये हमेशा आता है। अगर एक बार इसको आप सीख गए तो दोबारा आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल आप उसका हिंदी में अर्थ निकालने के लिए केवल सेंटेंस को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि सेंटेंस क्या कह रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और देखिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, और शुरू से आखिरी तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ मिस ना होने पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ईडियम्स एंड फ्रेसेस। हिंदी में कह सकते हैं लोकोक्तियाँ, कहावतें और मुहावरे। हिंदी में कहते हैं इनको मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। कहावतें भी होती जिनको प्रोवर्ब्स कहते हैं, वो भी इसी में आती हैं। तो ये आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ। ये सारे एग्ज़ाम जितने भी हैं आपके हाई स्कूल इंटर लेवल से लेकर के आगे कंपटीशन के हैं, सब में पूछे जाते हैं। और इनको बनाने में जब हम हिंदी से इंग्लिश निकालते हैं तो थोड़ा सा कठिनाई आती है। और सामान्य रूप से हम जब किसी से बातचीत करते हैं तो अगर हमको स्मार्ट इंग्लिश बोलनी है और लोगों के सामने हमको अपनी अच्छी इंग्लिश का कुछ प्रदर्शन करना है, तो उसके लिए हमको ईडियम्स का प्रयोग करना ही पड़ता है या फ्रेसेस का प्रयोग करना पड़ता है। बिना ईडियम फ्रेसेस के प्रयोग के हम अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इनको हम कैसे प्रयोग में लाते हैं, कैसे बनते हैं। सबसे पहला आपको दिया है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड हम अगर देखते हैं तो हमको लगता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कुछ सेब से रिलेटेड है, खाने पीने की चीज़ लग रही है, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या अ बोन ऑफ कंटेंशन, दोनों का सेम मीनिंग होता है। दोनों का मीन्स होता है कास ऑफ क्वारल। हिंदी में कह सकते हैं झगड़े या लड़ाई की जड़। अब इस बात को हमको एक सेंटेंस में लिखना है कि दोनों में से कोई एक चीज़ आ जाए, ये सेंटेंस या सेंटेंस आ जाए तो हम इसका ईडियम्स है उसका एक सेंटेंस बना देंगे। इस तरीके से हमको इसका प्रयोग करना होता है जो एग्ज़ाम में आता है, या हमारे सामने 4 बहुविकल्पी दिए होते हैं, उनमें से एक जो हमको दिया होगा कास ऑफ क्वारल, उस पर टिक करना होगा। और यहाँ पे इसको हम कैसे प्रयोग करेंगे, जैसे सामान्य रूप से हम बोलते हैं एग्ज़ाम में आए तो हम इसके लिए कह सकते हैं कि आपको दिया है एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड या बोन ऑफ कंटेंशन। हिंदी में इसके लिए हम कहेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, कश्मीर वाज एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में कास ऑफ क्वारल क्या था, इंडिया केवल कश्मीर था। तो इस सेंटेंस को प्रयोग करके उसमें हम बीच में लगा सकते हैं, या कह सकते थे अब कश्मीर इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच में झगड़े की जड़ है। इसी तरह से सेकंड आपको दिया बर्ड्स ऑफ अ फेदर। बर्ड्स ऑफ अ फेदर का मतलब होता है पीपल ऑफ सेम नेचर, एक ही स्वभाव के व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिनका स्वभाव एक जैसा हो, सेम नेचर के हों। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं माई फादर एंड माई अंकल आर बर्ड्स ऑफ अ फेदर। मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी दोनों एक ही स्वभाव के व्यक्ति हैं। इस तरह से इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। जब हम सेंटेंस में बातचीत करेंगे तब इसको हम ऐसे ला सकते हैं। इसी तरह से आपको दिया ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, मौन तोड़ना। अब जैसे मैंने शुरू किया, वीडियो बनाया, तो जब मैंने वीडियो शुरू किया तो मैंने चुप्पी तोड़ी, तो इसको कह सकते हैं ब्रेक द आइस। इसको सेकंड फॉर्म में ले आके बना सकते हैं हम, आई ब्रोक द आइस व्हेन आई स्टार्टेड टू गिव ए लेक्चर टू यू। तो इस तरह से इसको हम प्रयोग में ला सकते हैं। फिर कह सकते हैं, अगला दिया हमको ब्लैक शीप। ब्लैक शीप हिंदी में इसका अर्थ निकलता है काली भेड़, लेकिन ये कैसा वाक्य हुआ, ये ऐसा वाक्य थोड़ी ना बनेगा कि ब्लैक शीप का मतलब काली भेड़ हो गया। यहाँ ब्लैक शीप का मतलब है इंसल्टेड पर्सन। हिंदी में कह सकते हैं कुल कलंक या बदनाम व्यक्ति। अब इसको हम प्रयोग में कैसे लाएंगे, हम ऐसा कह सकते हैं, देयर आर मेनी पीपुल हु आर लाइक ब्लैक शीप। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कुल कलंक या बदनाम व्यक्ति होते हैं। जैसे कि आस पड़ोस के जगहों में, कुछ मोहल्लों में ऐसे लोग हो सकते हैं शायद जो गलत कार्य करते हो, तो इनके लिए हम ब्लैक शीप का प्रयोग कर सकते हैं। ये इसका मतलब बदनाम व्यक्ति या कुल कलंक होता है। इसी तरह से आपको दिया डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है टू डाई वाइल ऑन ड्यूटी, कर्तव्य निभाते हुए मृत्यु को प्राप्त होना, या कर्तव्य पूर्ति करते हुए मृत्यु को प्राप्त होना। इसके बारे में हम इसका प्रयोग करें तो हम कह सकते हैं इंडियन सोल्जर्स डाइड इन हार्नेस इन द वॉर। भारतीय सैनिक जो थे वो युद्ध में अपने कर्तव्य को निभाते हुए वीरगति या मृत्यु को प्राप्त हुए।
इसी तरह से आपको 6 दिया है डार्क हॉर्स। डार्क माने काला या घना होता है, हॉर्स माने घोड़ा होता है, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पे होगा नथिंग नोन बट डज अनएक्सपेक्टेड। इसको हिंदी में कह सकते हैं छुपा हुआ रुस्तम, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिससे हमको कोई उम्मीद ही ना हो और वो कभी ऐसा कार्य कर जाए, ठीक, जो बहुत ज़्यादा अच्छा हो या बहुत बड़ा काम हो, तो इसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं डार्क हॉर्स। अब जैसे आपके साथ में कोई स्टूडेंट ऐसा बैठता हो जो आपको लगता हो क्लास में नया नया है, कमज़ोर है, लेकिन एग्ज़ाम हो और अचानक से वो टॉप कर जाए या बोर्ड में उसके अच्छे मार्क्स आ जाएं या कभी वो गवर्नमेंट जॉब का कोई फॉर्म निकलता है पहली बार में क्रैक कर दे, तो ऐसे लोगों के लिए हम डार्क हॉर्स का प्रयोग करेंगे और कह सकते हैं देयर आर मेनी डार्क हॉर्सेस इन द क्लास। हमारे क्लासेस में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो छुपे हुए रुस्तम होते हैं, मतलब हम जिनसे कोई उम्मीद नहीं करते लेकिन वो उम्मीद से ज़्यादा बड़ा कार्य कर जाते हैं। इसी तरह आपको दिया है फेयर एंड स्क्वायर। इसको कहते हैं जस्ट ऑनेस्ट, हिंदी में कह सकते हैं निष्कपट या ईमानदार, मतलब ईमानदारी का कार्य करना या ऐसा कार्य करना जिसमें कोई बेईमानी ना हो। तो इसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं देयर आर मेनी पीपल हु आर फेयर एंड स्क्वायर। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ईमानदार होते हैं या निष्कपटी या निष्कपट होते हैं। इसी तरह से आपको नेक्स्ट दिया है फूल्स पैराडाइज। आप जैसे ही पढ़ेंगे तो उसको थोड़ा सा मतलब आपको क्लियर हो जाएगा, जिससे आप आसानी से सुटेबल जो होता है, आपको कोई भी अगर दिया हो 4 विकल्प होंगे, 4 में से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप पिक आउट कर सकते हैं। जैसे फूल्स दिया है, फूल्स मीन्स मूर्ख और पैराडाइज मीन्स स्वर्ग, मतलब मूर्ख का स्वर्ग, अर्थात कह सकते हैं काल्पनिक स्वर्ग, कल्पना का स्वर्ग, मतलब फुलिश होप, मूर्ख की उम्मीद या मूर्ख का स्वर्ग कह सकते हैं। तो इसके बारे में आप इसका प्रयोग क्या कर सकते हैं, आप इसके लिए कह सकते हैं कि देयर आर मेनी पीपल हु ऑलवेज लिव्स इन फूल्स पैराडाइज टू बी रिच। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा अमीर बनने का सपना देखा करते हैं और वो हमेशा काल्पनिक स्वर्ग में जीते हैं, लेकिन विदाउट वर्किंग, लेकिन बिना कार्य किए। तो देयर आर मेनी पीपल हु डजंट वर्क, हु डू नॉट वर्क एंड ऑलवेज स्टे इन फूल्स पैराडाइज। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कभी कोई कार्य नहीं करते हैं लेकिन हमेशा काल्पनिक स्वर्ग में जीते हैं, सपने देखा करते हैं। इसी तरह आपको दिया गोल्डन मीन। इसका मतलब होता है मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग का मतलब कह सकते हैं कि एक ऐसा रास्ता हमको चूज़ करना हो, ना ज़्यादा ख़राब हो ना ज़्यादा अच्छा हो, एक बीच का रास्ता, मतलब मध्यम वर्गीय जैसे कह सकते हैं आप लोग। मध्यम वर्गीय में सब लोग ज़्यादातर आते हैं भारत में, तो मध्यम वर्गीय के पास लगभग सुविधाएं कुछ कम होती हैं ना कुछ ज़्यादा होती हैं, मतलब एकदम मिडिल के लोग होते हैं वो लोग। तो उनको क्या होता है, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती, नीड नहीं होती है, और ना ही किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा लाइकनेस होती है। तो ऐसे लोग गोल्डन मीन कह सकते हैं। गोल्डन मीन मतलब कह सकते हो वी शुड फॉलो टू गोल्डन मीन, हमें मध्यम मार्ग को चुनना चाहिए। मध्यम मार्ग का मतलब होता है कोई ऐसा रास्ता चुनना चाहिए जिसमें बहुत बुराई ना हो और बहुत भी ज़्यादा अच्छाई ना हो, इतनी अच्छाई ना हो कि हर कोई किसी का फ़ायदा उठा ले। इसी तरह आपको दिया अगला गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है टू गेट फ्री, मतलब छुटकारा पाना। जैसे आप किसी से छुटकारा पाना चाहते हो, किसी से दूर जाना चाहते हो, तो उसके लिए कह सकते हैं हमेशा कि आई ऑलवेज वांट टू गेट रीड ऑफ यू, मैं हमेशा तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। लेकिन कभी खैर किसी से ऐसा कहिएगा ना, नहीं तो फिर वो आपको आंखें लाल करके दिखाएगा। अगला आपको दिया है ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है वेरी नॉइजी, मतलब शोरगुल में। अब हम अक्सर भारत में देखते हैं कि घरों में जब शादियां होती हैं तो 100-200 मेहमान आकर रुके होते हैं, तो जो माहौल होता है हमारे घर का वो एकदम ह्यू एंड क्राई होता है, वेरी नॉइजी होता है, शोरगुल का होता है। इधर से आवाज़ आती है, उधर से आवाज़ आती है, तो इस जगह पर हम प्रयोग कर सकते हैं ह्यू एंड क्राई। तो कह सकते हो माई कज़न सिस्टर मैरिज देयर वॉज ह्यू एंड क्राई एवरीवेयर, मेरी चचेरी बहन की शादी में चारों ओर शोरगुल का माहौल था। इस तरह से इनको हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब अगला आपके सामने दिया लॉइंस शेयर। लॉइंस मीन्स मतलब शेर का, शेयर मीन्स हिस्सा, शेर का हिस्सा। आपको पता है कि अंदाज़ा लग रहा है शेर का हिस्सा कैसा होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा। जाहिर सी बात है शेर का हिस्सा तो बड़ा ही होगा, तो इसका मतलब कह सकते हैं अ लार्जेस्ट शेयर, एक बड़ा हिस्सा। तो इसके लिए आप क्या प्रयोग कर सकते हैं कि एवरीवन वांट्स अ लायंस शेयर इन हिज फादर्स प्रॉपर्टी या इन हिज पेरेंट्स प्रॉपर्टी। हर कोई अपने माता की प्रॉपर्टी में क्या चाहता है, एक सबसे बड़ा हिस्सा चाहता है। आजकल कोई छोटा हिस्सा चाहता है, नहीं चाहता है, तो सब बड़ा चाहते हैं, लायंस शेयर। तो इस जगह इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। अगला दिया है आपको वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट को हम कह सकते हैं
कि वाइट माने सफ़ेद और एलिफेंट मीन्स हाथी। तो सफ़ेद हाथी कैसा होता है, जिस पे कोई दाग धब्बा ना हो, जो एकदम क्लियर हो, एकदम दिखने में साफ़ सुथरा हो और ईमानदार हो। तो यहाँ पे लिखा है वेरी एक्सपेंसिव। सफ़ेद चीज़ जो होती है वो आपको पता है थोड़ी कॉस्टली होती है, इसलिए एक्सपेंसिव कह सकते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाइट एलिफेंट इसका मतलब क्या होगा, वेरी एक्सपेंसिव, बहुत खर्चीला। इसको कह सकते हैं बहुत खर्चीला व्यक्ति भी प्रयोग कर सकते हैं। कह सकते हो देयर आर मेनी पीपल हु आर वाइट एलिफेंट इन हिज फैमिली। बहुत से लोग अपने परिवार में ऐसे होते हैं जो बहुत खर्चीले होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, एक्सपेंसिव चीज़ें लेते हैं। अगला आपको दिया है वाइल्ड गूस चेज। इसको हिंदी में कहते हैं हम निष्फल प्रयास। ऐसा प्रयास, ऐसा अटेम्प्ट करना जिसमें हमको पता है कि हम सफल नहीं होंगे, चांस ज़ीरो हैं, लेकिन तब भी उसको हम करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस में हम प्रयोग करते हैं वाइल्ड गूस चेस। हिंदी में कहते हैं फ्रूटलेस अटेम्प्ट। निष्फल प्रयास मतलब ऐसा प्रयास जिसमें हम सफल नहीं हों। तो कह सकते हो कि वी आर गोइंग टू ट्राई टू क्लाइम ऑन द माउंट एवरेस्ट, आई थिंक इट इज़ ए वाइल्ड गूस चेस फॉर मी। तो कह सकते हो हम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास करने जा रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए ये एक निरर्थक प्रयास है। वैसे कर तो लगभग हर कोई सकता है, लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत जज्बा नहीं तो आप नहीं कर सकते, तो ये आप प्रयोग कर सकते हैं कि ये निष्फल प्रयास है। इसी तरह से आपको दिया है आखिर में लास्ट दिया है 15 नंबर येस मैन। येस मैन का मतलब होता है येस मीन्स हाँ, मैन माने आदमी, जो हमेशा बात बात पे हाँ कहे, जो किसी की बात में हाँ मिलाए। तो ऐसे व्यक्ति को हम येस मैन कहते हैं। फ्लैटरिंग पर्सन, इसका मतलब होता है चापलूसी करने वाला व्यक्ति, उसी को हम येस मैन कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति किसी की बहुत ज़्यादा चापलूसी करता है उसको हम येस मैन कहते हैं। वो हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा, आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा। कब तक? जब तक कि आप संपन्न हैं, जब तक कि आपके पास प्रॉस्पेरिटी है, तब तक आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा। तो ऐसे व्यक्ति येस मैन होते हैं। तो आप उनके बारे में कह सकते हैं नाउ अ डेज द होल वर्ल्ड इज़ गोइंग टू बी गोइंग टू बी डील टू येस मैन। आजकल पूरा संसार लगभग जो है वो हमेशा जी हुजूरी करता है, मतलब चापलूसी करने में लगा हुआ है। सब ऐसे नहीं है फ़िलहाल, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं आजकल जो चापलूसी करके आगे बढ़ते हैं। या आप कह सकते हैं देयर आर मेनी ऑफिसर्स हु आर येस मैन। बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो हमेशा चापलूसी करते हैं। किसकी करते हैं? बड़े बड़े नेताओं वगैरह की चापलूसी करते हैं, उनके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपके हो गए ईडियम एंड फ्रेसेस। इनको यूज़ करके आप इंग्लिश को अपनी अक्षी बना सकते हैं। आप इंग्लिश में बहुत अच्छी फ्लुएंसी से बोल सकते हैं। अगर हिंदी बोलने में बीच बीच में ईडियम फ्रेसेस का आप प्रयोग करते हैं तो आपको अच्छा वक्ता माना जाता है। और एग्ज़ाम्स में भी ये बहुत सारे आते हैं, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, हाई स्कूल इंटरमीडिएट एग्ज़ाम है, इन सब में आप कभी एस्से लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, और कभी कुछ भी लिखते हैं, या कभी आप कोई पैरा लिख रहे हैं, तो इन सब क्वेश्चन आंसर में इनका प्रयोग करने से क्वेश्चन आंसर जो होते हैं आपके बहुत ही अट्रैक्टिव लगने लगते हैं। और उसके अलावा कंपटीशन एग्ज़ाम में तो ये पूछे जाते हैं हमेशा, किसी न किसी एग्ज़ाम में 5 नंबर से 10 नंबर के ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए जीवन में बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस करिए। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने इससे कुछ अगर सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। ऐसी वीडियो लगातार मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। तो तब तक फिर आज के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और आगे नए वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।